हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ के बारे में जो 2024 में मिला हुआ है। दोस्तों YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां आपको ये नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया जाता है और रटाया जाता है, एक तरह से कहा जाए। वैसे हज़ारों चैनल हैं जहां आपको नोबेल प्राइज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाने के नाम पर आपको सिर्फ नाम रटाया जाता है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इन्होंने किस चीज़ पर खोज किया, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नोबेल प्राइज़ का असली महत्व समझ पाएंगे। तो यहाँ पास हम चालू करते हैं दोस्तों। पहला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों दो चीज़ें हैं, पहला जॉन हॉपफील्ड और दूसरा जेफरी हिंटन। दो व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका टॉपिक क्या है जिस पर इनको मिला हुआ है, शोध का कार्य मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। दोस्तों जॉन जे हॉपफील्ड ने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जेफरी हिंटन ने बताया कि इसी स्टोरेज डेटा से हम वांछित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कि मान लीजिए मुझे एक महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रियलिस्टिक फ़ोटो बनाना है, एआई से एक फ़ोटो बनाना है मान लीजिए, ठीक है। तो अब मैं जॉन जे हॉपफील्ड ने वो से रिलेटेड सारी डेटा जो होता है वो एक आविष्कार उन्होंने किया, और वो डेटा स्टोरेज का टेक्निक हमको प्रोवाइड किया कि यहाँ पूरा डेटा स्टोर रहेगा, किस तरह से नए नक्श बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे एक इमेज बनाया जा सकता है, उसका डेटा इन्होंने बनाया। अब हम जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि हमें गांधी जी चाहिए, वाइट कपड़े में चाहिए और गार्डन वाले बैकग्राउंड में बैठा हुआ चाहिए, हमें रियलिस्टिक इमेज चाहिए, 3D में इमेज चाहिए, ये प्रॉम्प्ट जब हम डालकर आगे प्रोसेस करते हैं तो मशीन लर्निंग के थ्रू ये प्रोसेस करके इसी डेटा से हमको महात्मा गांधी का रियलिस्टिक फ़ोटो बनाकर दे देता है। तो ये खोजने की टेक्निक किसने खोजी है, इजाद की है? जेफरी हिंटन ने। जबकि डेटा स्टोरेज का जो आविष्कार है उसे हॉपफील्ड ने किया है, और ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं इसी टेक्नोलॉजी के लिए जिसे हम मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र पर पाते हैं। दूसरा है दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पास तीन नाम है दोस्तों, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन जम्पर। आप इनको बेकर, हेसाबिस, जम्पर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास इन्होंने प्रोटीन डिज़ाइन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, रसायन का। इम्पॉर्टेंट क्यों है देखिए, डेविड बेकर का नाम याद रखिएगा, इन्होंने पहला ऐसा गणना करने के लायक प्रोटीन का डिज़ाइन किया है। दोस्तों प्रोटीन कई कार्बन के चैन से बना हुआ रहता है, तो इन कार्बन के चैन में हम असंख्य संख्याएं भी मान सकते हैं। यहाँ पास लेकिन काउंटेबल प्रोटीन डिज़ाइन किया है डेविड बेकर ने। अब हम प्रोटीन को निर्माण कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों कि जीवन का निर्माण प्रोटीन के निर्माण से संबंधित है। देखिए सबसे पहले समुद्र में जीवन उत्पन्न हुआ, और उसी समुद्री जीवन में सबसे पहला जो प्रोटीन का अणु बना, हम उसे कोएसरवेट्स कहते हैं, जो कि बाद में चलकर प्रारंभिक जीव का निर्माण करता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। ये वायरस और जीवाणु जो है ये प्रारंभिक जीव है, आगे चलकर यही जीवधारी बने, और जो हम आज हैं उसका निर्माण भी इसी प्रोटीन से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम एक प्रोटीन बना सकते हैं तो आगे चलकर हम एक कोशिका भी बना सकते हैं। अगर हम एक कोशिका बना सकते हैं तो हम जीवों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ इंसान जो है वो भगवान बनने की तरफ आगे बढ़ जाएगा जब ये चीज़ें हो जाएंगी, और यहाँ पास डेविड बेकर ने उसको करके दिखाया है। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया है, जैसे मान लीजिए डेविड बेकर ने बताया है कि ABC और ABC को मिलाकर एक प्रोटीन बन जाता है, तो हेसाबिस और जम्पर ने बताया कि ABCC इस प्रकार का प्रोटीन बन सकता है, या फिर AABBCC प्रकार का प्रोटीन बन सकता है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे प्रोटीन बनेगा। इन्होंने बताया कि जब हम इस तरह की संरचनाओं को मिलाते हैं तो किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा। तो याद रखिएगा
इन्होंने संरचना के बारे में बताया कि कैसे बनाया जा सकता है, इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा जब आप ऐसा करेंगे। तो ये रसायन का था, याद रखिएगा, बेकर, हैसाबिस और जम्पर। अगला है दोस्तों मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2024 में विक्टर एंड गैरी को, याद रखिएगा, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को। इन्होंने दोस्तों माइक्रो आरएनए की खोज की है। अभी तक ने हमने डीएनए पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया और भी हमने बहुत चीज़ें पढ़ लिया, एमआरएनए, टीआरएनए भी पढ़ लिया, लेकिन अब हमको एक नया चीज़ मिल गया है, माइक्रो आरएनए। दोस्तों माइक्रो आरएनए की खोज इन्होंने जिस पर की है वो एक वर्म है, वो उसका नाम है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस नाम के वर्म पर इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। और दोस्तों माइक्रो आरएनए जीवधारी की संरचना से संबंधित है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चीज़ का खोज करना। और ये जीव विज्ञान के क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि इन्होंने एक नया चीज़ खोज कर दिया है। अब हम जो वंशानुगति या कहा जाए कि हमारा जो मॉलिक्यूलर डिज़ाइन है, अपने शरीर का स्ट्रक्चर है, उसको हम और तरीके से समझ सकते हैं। हम जो बैलेंस होता है शरीर का उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे डीएनए अपना बैलेंस बनाती है, कैसे हमारा जो अनुवांशिक गुण है एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और उस स्थानांतरण में इस माइक्रो आरएनए की भूमिका क्या है। तो इस नए खोज के लिए विक्टर और गैरी को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों अगला नोबेल प्राइज है साहित्य पर। तो ये दक्षिण कोरिया की एक महिला है, हान कांग। ये बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है जिनमें द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट, ये सब उनके पुस्तकों के नाम हैं। इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल प्राइज। और इनका जो मेन टॉपिक है, या कहा जाए किस टॉपिक पर ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं, तो वो है अतीत के सदमे और इंसानी जीवन के उथल पुथल। जो हमारे जीवन में दिन भर की परेशानियां होती हैं, या जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट को लेकर जो हमारे अंदर एक झिझक होती है, इंसान डरा हुआ होता है, सदमे में होता है, सबका पास्ट खराब भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों पर हान कांग नाम की साहित्यकार ने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, इसको अमेजोन में आपको मिल जाएगा। और इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार, जी हाँ, मोदी जी को नहीं मिला है ये मिला है निहोन हिदांक्यो को, जो कि एक हिबाकुशा ग्रुप से है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हिबाकुशा क्या है। हिबाकुशा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के जो दो पॉपुलेटेड शहर थे, यहाँ अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। जिन्होंने यहाँ इतनी तबाही मचा दी कि आज भी वहाँ लोग जो हैं विकलांग पैदा होते हैं। तो यही विकलांग लोगों का ग्रुप है, इसे हिबाकुशा कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व कर रहे थे निहोन हिदांक्यो। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक मार्च, रैली और जन जागरूकता फैलाई है कि दुनिया को फ्री न्यूक्लियर वेपन वाला बनाया जाए। दुनिया में कभी भी परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन ना बनाया जाए, उनका उपयोग ना किया जाए। इसके लिए निहोन हिदांक्यो के प्रतिनिधित्व में हिबाकुशा एक ग्रुप बना और इन्हें ही इस बार का शांति का पुरस्कार मिला हुआ है नोबेल प्राइज में। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र। तो छठवां नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के रूप में डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, याद रखिएगा तीनों क्रिकेटर के नाम है, याद रख सकते हैं आप, डैरन, साइमन और जेम्स, या फिर यहाँ से तो नहीं आएगा पर जॉनसन और रॉबिन्सन ये क्रिकेटर हैं। तो डैरन, साइमन और जेम्स तीनों क्रिकेटर के नाम है, याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र में इनको मिला है। देखिए इन्होंने जिस चीज़ पर खोज किया है उसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि इन्होंने बताया कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन की स्थापना के द्वारा कुछ देश अमीर होते जा रहे हैं, कुछ देश गरीब हो जाते हैं। तो अमीरी और गरीबी देशों के बीच क्यों हो रही है, कुछ देश क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर रहे हैं और कुछ क्यों बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन की स्थापना कैसे की जाए, इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, इन संस्थाओं का रोल क्या है, उस पर डैरन, साइमन और जेम्स को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और दोस्तों ये था नोबेल प्राइज़ जो कि 2024 में दिया गया है।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।